नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल। और चैंपियंस ट्रॉफी की तस्वीर हो गई है साफ, यानी फाइनल पता चल चुका है कि अब किस टीम के खिलाफ भारतीय टीम को खेलना है खिताबी मुकाबला। वो टीम है न्यूजीलैंड की। जी हां, वही न्यूजीलैंड की टीम जिसको लीग स्टेज में भारत ने हराया था, लेकिन फाइनल होता है। और खबर से शुरुआत करते हैं कि न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। उस मैच की बात करेंगे, साथ ही साथ बताएंगे कैसे हैं न्यूजीलैंड के हौसले इस फाइनल मुकाबले को लेकर, और गौतम गंभीर ने क्या कहा है, क्यों कह दिया गौतम गंभीर ने कि कुछ लोगों की आदत ही है शिकायत करना। लेकिन खबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की तस्वीर साफ हो गई है। 9 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड में होगी खिताबी टक्कर। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। लाहौर में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में बरसे रन, जमकर रनों की बरसात हुई। दोनों टीमों ने मिलकर करीब 700 रन बना दिए। तो शायद ये कहा जा सकता है, मैं इसको दूसरे निगाह से देख रहा हूं कुणाल, मैं इसको इस तरह से देख रहा हूं जो बहुत सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ, एक चुटकुला कह लें कि पहले भारत ने पाकिस्तान को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर किया और फिर चैंपियंस ट्रॉफी ही पाकिस्तान से बाहर हो गई। तो प्रोबेबली जो लास्ट मैच था, उस मैच में वो जो थोड़े बहुत मुट्ठी भर दर्शक पहुंचे थे स्टेडियम में, उनके लिए शायद यही कंसोलेशन था, यही सांत्वना थी कि कम से कम एक अच्छा मैच देखने को मिल जाए। एक अच्छा मैच हुआ, एक बहुत बड़े टूर्नामेंट का सेमीफाइनल जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का सेमीफाइनल देखने को मिला। खासतौर पर लगभग 700 रन, फिर उसके बाद डेविड मिलर की वो पारी, कुल मिला जुला के एक अच्छा मैच सेमीफाइनल के तौर पर पाकिस्तान के फैंस के लिहाज से। बिल्कुल जी, पाकिस्तान के लिए अब ये जरूर हुआ कि भाई जाते जाते जो टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला था उसमें कुछ धूम धड़ाके देखने को मिल गए, तो जो दर्शक आए उनके लिए ये यादगार रहेगा। अब पता नहीं कब दोबारा पाकिस्तान जो है किसी आईसीसी ट्रॉफी की मेजबानी करेगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। ये वाली भी 3 दशक बाद, ये भी 3 दशक के बाद की थी। तो ये सारी यादें होती हैं जो दर्शकों के लिए ठीक रही, मगर ये यादें जो है ना, ये साथ में थोड़ी सी वो खटास भी लेके आएंगी कि पाकिस्तान इसमें कोई मैच ही नहीं जीत पाया। चलिए जी, ये तो पाकिस्तान का मसला, वो जाने, उनकी टीम जाने, अब उनके दर्शक समझे कि उनकी टीम ने उनके लिए क्या किया है। मगर हाँ, मैच इंटरेस्टिंग रहा, अच्छा मैच था, हाई स्कोरिंग मैच था जैसे उम्मीद की जा रही थी, और न्यूजीलैंड ने हर डिपार्टमेंट में बीट किया। मतलब साउथ अफ्रीका को कहीं का छोड़ा नहीं उन्होंने, और कोई मौका उन्होंने छोड़ा नहीं। एक प्रोफेशनल क्रिकेट जिस तरीके से खेली जाती है, एक पाटा विकेट के ऊपर, वो उन्होंने किया। बैट फर्स्ट करके जितने ज्यादा रन लगा सकते थे उतने ज्यादा रन लगाए, और गलतियां साउथ अफ्रीका से हुई हैं। ऑन पेपर साउथ अफ्रीका एक मजबूत टीम है, मगर बात ऑन पेपर की नहीं होती, बात उन मोमेंट्स को कैप्चर करने की होती है, दिमाग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की होती है, थोड़ा सा कई बार जो है ना सिचुएशंस को देख के उस हिसाब से रिएक्ट करने की होती है। साउथ अफ्रीकन टीम वो नहीं कर पाई। कई मौके ऐसे आए मैच के अंदर जहां पर वो चूक गए, जिसका फायदा न्यूजीलैंड ने उठाया। एक स्मार्ट टीम है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टीम नहीं है, मगर चुपके से अपना काम कर जाती है। हेड्स बहुत अच्छे हैं उनके पास सोचने के लिए, क्रिकेटिंग हेड्स जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने अपने बेसिक्स फॉलो किए, ठीक ठाक उन्होंने लोग अपने खिलाड़ी जुटा रखे हैं। अपने पोटेंशियल पर खिलाड़ी जो है वो खेल जाते हैं, अपना जान लगा देते हैं, और उसका नतीजा जो है वो सामने देखने को मिला कि न्यूजीलैंड ने जो है यहाँ पर फाइनल में जगह बना ली। और साउथ अफ्रीका के साथ वही हुआ जो होता रहा है कि वो चोक कर जाते हैं जब असली मौका आता है तब। बिल्कुल, और इसीलिए शायद वो चोकर्स का टैग जो है वो लाख कोशिश के बाद भी साउथ अफ्रीका की टीम अपने आप से हटा नहीं पा रही है। चलिए, मैच कैसा चला ये फटाफट आपको एक अपडेट के जरिए बता देते हैं, ताकि फिर समझ में भी आ जाए, जो तारीफें कर रहे थे भी कुणाल न्यूजीलैंड की टीम की, कि किस तरह से न्यूजीलैंड की टीम ने हर डिपार्टमेंट में साउथ अफ्रीका को पीछे छोड़ा। पहले बल्लेबाजी की, 6 विकेट पर जोड़े 362 रन, एक शानदार स्कोर, और उसके अलावा 2-2 शतक लगे न्यूजीलैंड की तरफ से। ये बड़ा मामला है, क्योंकि किसी भी बड़े टूर्नामेंट के, चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट के नॉकआउट मैच में अगर टॉप ऑर्डर से आपके 2 शतक आ रहे हैं, तो ये दिखाता है कि किस तरह की तैयारी है। सचिन रविंद्र ने शतक लगाया, और केन विलियमसन यानी न्यूजीलैंड की टीम के सबसे जो अनुभवी बल्लेबाज हैं, जो कप्तान रहे हैं, टॉप बल्लेबाजों में जिनकी गिनती होती है दुनिया के, उन्होंने भी इस मैच में शानदार कंट्रीब्यूट किया अपनी टीम के लिए। दक्षिण अफ्रीका ने भी कोशिश की, 300 रन को उन्होंने भी पार कर दिया, लेकिन उन 300 रनों को पार करने में जो कोशिश हुई, वो कोशिश हुई मिडिल ऑर्डर की तरफ से। वो कोशिश की डेविड मिलर ने, जिन्होंने 67 गेंद पे यानी 67 बॉल्स पर एक शानदार शतक लगाया, लेकिन थोड़ी देर हो गई थी। जिस तरह से 363 रन को अगर आप चेस कर रहे हैं, करीब करीब 450 रन अगर आप चेस कर रहे हैं, तो जिस तरह की शुरुआत टॉप ऑर्डर से होनी चाहिए थी, उस तरह की शुरुआत देखने को नहीं मिली। अगर वैसी शुरुआत हुई होती तो शायद और मजा आता, क्योंकि अभी जीत और हार का अंतर 50
रन का जी। है। अगर ये थोड़ा सा टॉप ऑर्डर से साउथ अफ्रीका के कंट्रीब्यूशन बेहतर मिली होती तो शायद जीत हार का अंतर 5 रन या 10 रन जैसा होता तो और ज्यादा मजा आता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, एक कोशिश साउथ अफ्रीका की टीम ने जरूर की। उन्होंने भी ऐसा नहीं हुआ कि हथियार डाल ही दिए कि 150 रन पे ऑल आउट हो जाते हैं, कहानी ही खत्म हो जाएगी। तो एक अच्छा मैच देखने को मिला जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन अब न्यूजीलैंड की टीम जब भारत के खिलाफ उतरेगी, या एक काम करते हैं, इस सवाल पर बाद में करते हैं, पहले जरा दिखा देते हैं आपको क्या कहा मिचेल सैंटनर ने, क्योंकि मिचेल सैंटनर जो है वो न्यूजीलैंड के कप्तान हैं। उन्होंने इस जीत के बाद यानी फाइनल में पहुंचने के बाद जो स्टेटमेंट दी, वो स्टेटमेंट पहले आपको दिखाते हैं, फिर बताते हैं कि इसका इंडिया कनेक्शन कैसे निकलेगा। फाइनल में पहुंचकर अच्छा लग रहा है, हमें एक अच्छी टीम ने चुनौती दी, अब हमें भारत का सामना करना है, हम इस मुकाबले के इंतजार में हैं। भारत के खिलाफ पिछला मैच हमने दुबई में ही खेला था और उन पर दबाव भी बनाया था, इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। पिछले मैच में हमने बहुत कुछ सीखा है, टॉस ना जीतना अच्छा हो सकता है, ऐसा कहना है मिचेल सैंटनर का, जो न्यूजीलैंड के कप्तान है। अब कुणाल, दो सवाल है। पहला सवाल तो ये कि ये क्या अच्छा ही हो गया कि भारत के खिलाफ फाइनल से पहले ही सचिन रविंद्र का भी शतक आ गया, केन विलियमसन का भी शतक आ गया। आप ये कह सकते हैं कि अगर क्रिकेट में कुछ एक चीज होती है ना, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज, तो अच्छा है कि दो बड़े खिलाड़ी जो आपके लिए बड़ा खतरा बन सकते थे, अब ये दो के दो आपके खिलाफ बड़ा खतरा नहीं बनेंगे, मतलब ऐसा माना जा सकता है। ये कह सकते हैं आप कि इनमें से एक ना एक तो कोई होगा जो जल्दी आउट होगा। क्या भारत के लिए अच्छा हुआ कि ये जो जितना फायर पावर उनको लगाना था वो पूरा का पूरा उन्होंने उठा के झोंक दिया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट? कह सकते हैं सर, मतलब ये एक अनुमान ही है, मतलब बिल्कुल। ये कहीं लिखा तो नहीं है हाँ, कि भाई बिल्कुल, एक बिल्कुल, के बाद बिल्कुल। दूसरा शतक कोई नहीं लगा सकता है। देखिए न्यूजीलैंड एक अच्छी टीम है, अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फिर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पे आ जाऊंगा। मतलब आप कल का ही मुकाबला उठा के देखें तो उसके अंदर आखिरी के 10 ओवर जहाँ पे इन्होंने 360 प्लस स्कोर जो कर दिया 10-11 ओवर के अंदर, वहाँ पर साउथ अफ्रीका ने 36 से 40% जो है ना स्लोअर बॉल्स डाली। वसीम अकरम को सुन रहा था मैं, भाई पाकिस्तान में हो, यहाँ रिवर्स स्विंग होती है बॉल, जब रिवर्स स्विंग हो सकती है तो धीमी डाल क्यों रहे हो उस पाटा विकेट के ऊपर, वो तो जानी ही बाहर है। ठीक है, तो आपको ये कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी, ये आपको ना उस सिचुएशन के अनुसार खेलना पड़ेगा। तो ये साउथ अफ्रीकन टीम नहीं कर पाई, सिचुएशन के अनुसार न्यूजीलैंड ने खेला, उन्होंने तभी जीत हासिल की। ऐसा नहीं कि उनके पास ऑन पेपर बड़े बल्लेबाज थे, ऐसा नहीं था, मगर फिर भी उन्होंने सिचुएशन के अनुसार खेला। अब अगर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पे आ जाए तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में सिचुएशन बदल जाएंगी। अब ये सिचुएशन वो पाकिस्तान की पाटा हाईवे टाइप विकेटें नहीं होंगी, वो स्लगिश से विकेटें हैं, जहां पर हमने देख लिया एक मुकाबले के अंदर क्या होता है। ये जरूर है कि न्यूजीलैंड के पास ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस बहुत एस्टैब्लिश्ड ऑप्शंस नहीं है कि भाई ग्लेन फिलिप्स भी अगर स्पिन गेंदबाजी कर लेते हैं तो उन्होंने कोई छक्के छुड़ाए हुए हैं स्पिन गेंदबाजी के अंदर। हाँ, मगर उनके पास ऑप्शन जरूर है, उनके पास हर तरीके की 11 चुनने का ऑप्शन है। एक कंप्लीट सी टीम नजर आती है ऑन दी डे। अगर दूसरी टीम उतनी स्ट्रीट स्मार्ट ना हो, उतना कंडीशंस को ना जानती हो, उनको अडॉप्ट करना ना जानती हो, तो मुश्किल पैदा कर सकते हैं। वो मुश्किल उन्होंने थोड़ी सी पैदा करी भी थी जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मुकाबला था। मैट हेनरी ने 5 विकेट लिए थे। हालांकि अच्छी न्यूज तो ये है कि मैट हेनरी को शोल्डर की इंजरी हो गई है फील्डिंग करते हुए। अब मैट हेनरी खेल पाएंगे या 100% फिट होंगे या नहीं होंगे, वो फाइनल मुकाबले के लिए वो सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। तो ऑन पेपर अगर देखें तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मुकाबले में मुझे इंडिया का पलड़ा ही भारी नजर आता है। अब ऑन दी डे तो कुछ भी हो सकता है, किस दिन सचिन रविंद्र का दिन हो सकता है, टॉस हारने की मिचेल सैंटनर यहां पर बात कर रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा टॉस हार के मैच जीत रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि भाई यहां पर किस तरीके से अप्रोच करो। पहले बल्लेबाजी करके भी जीत सकते हो, इंडिया ने वो भी किया है, आप चेस करके भी जीत सकते हो, वो भी किया। अडॉप्ट करना इज द की। तो अडॉप्ट आप कितनी जल्दी कर पाते हो, आसान नहीं है। इंडिया वहां पे लगातार खेल रही है। अब कई लोग बोल रहे थे कि भाई एडवांटेज मिल रहा है, मुझे तो लग रहा है असली एडवांटेज तो अब मिलेगा, क्योंकि अब आपने पूरे मैचेस खेल लिए, अब वहां पे आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। आपने किसी और कंडीशन में नहीं खेला, आज हैदराबाद में, कल यहां पर धर्मशाला में नहीं खेला है, आपने एक ही जगह पर खेला है। देखिए अब वही बात है, अब कई बार बोल रहे थे लोग एडवांटेज मिलता है, अडॉप्ट करने की बात है। एडवांटेज कुछ नहीं होता, आप सर्कमस्टांसेस से अडॉप्ट कर जाओ। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपने कहीं पे 10-12 दिन गुजार लिए, 15 दिन गुजार लिए, तो भाई फिर कुछ तो एक अंदाजा हो ही चलता है ना, फिर कुछ तो आदि एक चीजों का हो ही जाती है टीम। तो मुझे लग रहा है कि हर चीज से इंडियन टीम को एडवांटेज है। बट न्यूजीलैंड बीइंग न्यूजीलैंड, उन्होंने कई बार हमको आईसीसी के नॉकआउट्स के अंदर परेशान किया है, परेशान कर भी सकती है टीम। एक अच्छा फाइनल जो है, एक कड़ा फाइनल
फाइनल जो है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और जिस फायदे की आप बात कर रहे हैं उस पर गौतम गंभीर ने रिएक्ट किया है, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन जिस दुबई में खेलने की बात मिचेल सैंटनर कर रहे हैं कि वहां पर उन्होंने दबाव में डाला था भारतीय टीम को, क्या वाकई दबाव में डाला था? क्योंकि जीत और हार का जो अंतर था वो 44 रन का था। दिखा देते हैं आपको पिछले मैच में क्या हुआ था फटाफट, ताकि वो भी बात आपको समझ में आ जाए। लीग मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था। भारत ने न्यूजीलैंड को 250 रन का लक्ष्य दिया था और उस दिन मुझे अच्छी तरह याद है कि हर कोई ये चर्चा कर रहा था कि शायद 20-25 रन भारत से कम बने हैं और ये मैच दिक्कत में पड़ सकता है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम उसी विकेट पर 205 रन पर ही सिमट गई थी। वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लिए थे और न्यूजीलैंड के 9 विकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुणाल की, 9 विकेट जो हैं वो भारतीय स्पिनर्स ने लिए थे। अब वो स्लगिश विकेट है, उस पर बाद में बल्लेबाजी करना मुश्किल हो रहा है। रोहित शर्मा टॉस हार के रिकॉर्ड बना रहे हैं, मैच जीत कर रिकॉर्ड बना रहे हैं, ये सब कुछ अपनी जगह है। लेकिन वो जो 5 स्पिनर का आपके पास एक कुशन है जिसमें आप कुछ स्पिनर्स को बतौर ऑलराउंडर खिला रहे हैं, कुछ स्पिनर्स आपके स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर खेल रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसा जाल है जिसको काटना, जिससे बाहर निकलना अच्छी टीमों के लिए मुश्किल क्रिएट हुई। और यही शायद सबसे बड़ी ताकत भी है भारतीय टीम की। और फिर फाइनल में भी आपको इसी ताकत को ही आजमाना है, इसी ताकत पर ही भरोसा करना है। बिल्कुल जी, करेंगे ही। वो तो आपने देखा कि भाई सेमीफाइनल मुकाबला भी खेला तो वहां पर भी आप अनचेंज्ड साइड के साथ गए हो, क्योंकि आपने समझ लिया कि भाई हमको करना क्या है, हमें अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना है। हमारी स्ट्रेंथ जो है वो मिडिल ओवर्स में वो स्पिन गेंदबाजी है और हमारे पास अच्छे स्पिनर्स हैं, स्किलफुल स्पिनर्स हैं। स्पिनर्स तो उस मुकाबले में जहां वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लिए न्यूजीलैंड के पास भी थे, मगर न्यूजीलैंड के स्पिनर्स उतने एस्टैब्लिश स्पिनर्स नहीं हैं, वो स्पिन कर सकते हैं। मगर ये कोई कानपुर की विशियस टर्निंग ट्रैक नहीं है कि जहां पे कोई भी स्पिनर आएगा और आपको दिक्कत में डाल देगा, क्योंकि कोई भी बॉल जो है वो स्पिन होने लगेगी। आपको वो स्पीड होनी चाहिए, वो वेरिएशंस होनी चाहिए, वो अनुभव होना चाहिए, वो इंडियन स्पिनर्स के पास है। और एक एक करके सारे स्पिनर्स अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि कोई किसी को आप छोड़ दो तो फिर दूसरे पे अटैक आराम से कर सकते हो, वो सब चीज़ें भी नहीं है। तो इंडियन टीम का पलड़ा भारी है। स्ट्रैटेजी वही रहेगी जो रही है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है और दबाव नहीं रहेगा कोई, क्योंकि दबाव, ये अच्छी बात है कि भाई दबाव नहीं है, क्योंकि दबाव में टीमें अलग तरीके से रिएक्ट कर जाती हैं और बड़े मंच का दबाव, एक आईसीसी ट्रॉफी दाव पर लगे होने का दबाव अलग ही तरीके से काम करता है। कुछ आप अलग तरीके से सोचते हो। अब आपके पास एक ऐसा ऑपोजिशन है जिसको आप लीग स्टेज में हरा चुके हो, जो ऑन दी फेस उतना थ्रेटनिंग नहीं है। ठीक है, वो भाई ऑन दी डे कोई कुछ कर जाए वो अलग बात है, मगर उतना ज़्यादा थ्रेटनिंग नहीं है। एक चीज़ जो मुझे न्यूजीलैंड के खिलाफ जाती हुई नजर आती है ना, वो होता क्या है कि भाई आप चाहे अपने आप को कितना भी समझा लो, कितना भी कॉमन सेंस लगा लो, मगर अगर आप एक मैच में 360 कुछ बना के आए हो ना, तो अगले मैच में भी आपका ना बल्ला उसी तरीके से चलता है। वो ऐसा नहीं होता कि स्विच ऑन स्विच ऑफ हो गया, कि कहीं पर भी आप दूसरी जगह जाके खेलने लगे तो आपको पता है जी अब हमने आपको अपने आप को रीएडजस्ट कर लिया, यहाँ पर जो है 275 या 300 के हिसाब से खेलेंगे, बल्ला उसी हिसाब से चलता है, इंटेंट वही रहता है। वहाँ पर जो है इंडियन टीम उनको पकड़ सकती है, क्योंकि ये हैबिट में लाना ना ये आसान नहीं होता। इसीलिए वो प्रैक्टिस मैचेस खेले जाते हैं, इसीलिए टीमें किसी दौरे पर, बड़े दौरे पर जो है पहले जाती हैं, तैयारियां करती हैं। एकदम से एडजस्ट करना सिचुएशंस को, वो इतना आसान काम नहीं होता। न्यूजीलैंड को वो दिक्कत पेश जरूर आएगी, इंडियन टीम को वो दिक्कत पेश नहीं आएगी, क्योंकि खांचा जो है उस हिसाब से सेट हो चुका है। इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो सारे फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा बंदा पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि भाई ये बंदा जो आउट ऑफ फॉर्म है, रन बने हो ना बने हो वो अलग बात है, मगर ये कि आउट ऑफ फॉर्म कोई नजर नहीं आ रहा। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई प्रेशर इंडियन टीम यहाँ पे लेगी। इट विल बी अ यूजुअल डे इन द ऑफिस। वो काम करेगा इंडिया के फेवर में और वो काम करेगा अगेंस्ट में न्यूजीलैंड की। बिल्कुल, और भारतीय क्रिकेट फैंस को यही उम्मीद भी होगी कि वो फेवर में करे भारतीय टीम के काम, क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब कई मायने से बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ समय में भारतीय टीम के लिए चीज़ें अच्छी नहीं रहीं, वो चाहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो या चाहे इसी न्यूजीलैंड की टीम से मिली वो 92 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में घर में 3-0 से मिली हार हो। तो निश्चित तौर पर एक ऑनगोइंग प्रोसेस है कोई भी खेल, जहां पर आप हमेशा से बताया जाता है, कहा जाता है, हमने देखा है, महसूस किया है कि जीत और हार दोनों ही उसका हिस्सा हैं। तो आप हारे हैं, अगर बड़ी हार आपको मिली है तो आप उसको कंपनसेट करते हैं बड़ी जीतों से। और एक बड़ा टूर्नामेंट है, अगर एक आईसीसी की ट्रॉफी लगातार दूसरी बार आती है, अभी आपने T20 वर्ल्ड कप जीता था, तो निश्चित तौर पे ये फैंस को
अच्छा लगेगा और फैंस के लिए यही जो अभी आप कह रहे थे कि वो फायदे की बात है। लेकिन जब इस अनड्यू एडवांटेज की बात हो रही है कि भारतीय टीम को ज़्यादा फायदा हो गया, ये शोर कई जगहों से उठा, कुछ इंग्लिश प्लेयर्स ने भी इस पर बातचीत की, कई लोगों ने कहा कि साहब दुबई में ही हैं इसीलिए ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। गौतम गंभीर का गुस्सा इस पर आया है, वो उन्होंने क्या कहा है वो आपको दिखाते हैं और फिर उस पर भी बातचीत करेंगे। गौतम गंभीर की स्टेटमेंट है कि लोग टीम इंडिया के लिए किस फायदे की बात कर रहे हैं। हमने दुबई के स्टेडियम में एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं की, हमने आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस की। स्टेडियम और एकेडमी की कंडीशंस में 180 डिग्री का फर्क है, दोनों जगहों की विकेट में बहुत ज्यादा अंतर है। लेकिन कुछ लोगों को शिकायत की आदत पड़ गई है, उन्हें थोड़ा संयमित होना चाहिए। अब ये तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, दुबई में जो स्टेडियम है और जो दुबई की क्रिकेट एकेडमी है वो दोनों बिल्कुल अलग अलग जगह पर रहने वाली वो है। दोनों में जो जिस कंडीशंस की बात हो रही है वो कंडीशन अलग है। दुबई की क्रिकेट एकेडमी में जहां पर भारतीय टीम प्रैक्टिस करती है वो एक तरीके से प्रैक्टिस एरिया है, वो आपने भी इतने सारे मैचेस कवर किए हैं। एक मेन स्टेडियम जहां मैच खेला जाता है वो होता है और एक प्रैक्टिस एरिया होता है, तो वो मोर ओवर प्रैक्टिस एरिया है जहां पर भारतीय टीम प्रैक्टिस कर रही है। दुबई की क्रिकेट एकेडमी में एक ग्राउंड भी है बड़ा, लेकिन हमेशा उस ग्राउंड पर आपको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता। आपको कुछ मौके मिलते हैं उस एरिया में जहां वो प्रैक्टिस एरिया है, और कभी कभी मौका मिलता है जब, और वहां पर भी आप जब जाते हैं तो वहां आप फील्डिंग वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं, बैटिंग आप नेट्स में ही करते हैं। अब अगर गौतम गंभीर ये कह रहे हैं कि भैया विकेट में 180 डिग्री का फर्क है, अब इसको भी हटा देते हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई जितने लोगों को भी ये दिक्कत है, जिनके भी पेट में अचानक ये दर्द उठा है कि भाई भारतीय टीम दुबई में ही खेल रही है, क्या ये टूर्नामेंट शुरू होने के बाद तय हुआ? नहीं, पहले तय था कि भारतीय टीम खेलेगी। तो अगर आपको कोई आपत्ति थी आप पहले उठाते। फिर क्या एक ही जगह पर खेलने से, एक ही मैदान में खेलने से जीत की कोई गारंटी हो जाती है, कोई स्टैंप लग जाता है कि नहीं अब हम यहां खेल रहे हैं तो हम यहीं खेलेंगे? और फिर क्या हम ये भूल रहे हैं कि ये वही भारतीय टीम है जो 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेली थी, सबसे ज्यादा ट्रैवल करके खेली थी, पूरे हिंदुस्तान में घूम रही थी यहां से वहां और उसके बाद भी फाइनल तक पहुंची थी। तो गौतम गंभीर का ये कहना कि भाई ठीक है, फायदा अगर है तो हाँ उस शहर का फायदा है, उस शहर की आबो हवा का फायदा है, लेकिन आप कह दें कि विकेट हमको पूरी की पूरी समझ में आ रही है, तो फिर तो अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं होता जैसा भारतीय टीम के साथ हुआ। ऐसा नहीं कि किसी भी मैच में भारतीय टीम के सामने समस्याएं नहीं आई हैं, समस्याएं आई हैं, भारतीय टीम ने उससे समझदारी से, सूझबूझ से उससे बाहर निकलकर जीत हासिल की है। बिल्कुल सर, इसमें दो पहलू हैं जो मुझे समझ में आते हैं। एक पहला ये पहलू ये है, जो लोगों ने ये बात उठाई वो बात बिल्कुल बेतुकी है, उसका जवाब गौतम गंभीर ने दे दिया सही तरीके से कि भाई किसी एक मैदान पर खेलने से, आपने भी एग्जांपल दे दिया, ऐसा नहीं है कि भाई वो कोई जीत की गारंटी हो जाता है कि भाई आप यहाँ पे मैचेस जीतोगे ही जीतोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने वर्ल्ड कप का एग्जाम्पल दिया, उस वर्ल्ड कप में हर टीम को एक बेस मिला था, दो मैचेस वो खेलती। जैसे मसलन पाकिस्तान की टीम को हैदराबाद मिला था, वहाँ पर उसने 2 मैचेस खेले, इंडियन टीम ने कहीं पर भी नहीं खेला। हर वेन्यू जो है, हर मैच में वेन्यू बदलता चला गया, फिर भी इंडियन टीम ने अडॉप्ट किया और अपना जो है बेहतरीन प्रदर्शन वहां पर दिया। तो एक तो पहलू ये है कि भाई आपको किसी एक वेन्यू पर खेलने से कोई एडवांटेज मिल जाता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, कोई एडवांटेज नहीं मिलता है। हाँ, मगर एक बात जरूर होती है, जैसे अभी आप समझा रहे थे कि भाई वहाँ की, और गौतम गंभीर ने ही बोला कि भाई आईसीसी की जो पिचेज है, जो एकेडमी की पिचेज है वो अलग है, वहाँ पे हालात अलग है, और जो मैदान पे है वहाँ पे हालात जो है वो अलग है। ये एडजस्टमेंट जो होती है ना, ये बेसिकली पिच पे नहीं होती, ये माइंड की होती है, ये माइंड की ट्यूनिंग होती है कि आप एक जगह पे जब रहते हो या एक जगह की एक कंडीशंस में खेलते हो, आप वहाँ पर उसके हिसाब से अपने माइंड को ट्यून करते हो। थोड़ा सा माइंड को टाइम लगता है ट्यून होने में। खेलना तो आपको आता ही है, आप ऑस्ट्रेलिया जाके भी खेलते हो, वहाँ पर भी जीते हो, आप इंडिया में भी खेलते हो, वहाँ पर भी जीते हो, मगर ऐसा नहीं कि आपने ज़्यादा समय बिता लिया तो आपका माइंड ट्यून हो जाएगा, आपके हाथ ट्यून हो जाएंगे, आप बाउंस के आदी हो जाओगे या स्पिन के आदी हो जाओगे। ये दिमाग को ट्यून करना होता है, और वो एक जगह पे रह के ना वो दिमाग जल्दी ट्यून होता है। और वो अगर एडवांटेज आज टीम इंडिया के सामने लोगों को नजर आ रहा है, तो वो टीम इंडिया ने एडवांटेज अर्न किया है। वो वहां पर जब आए थे तब उनको एडवांटेज नहीं था, किसी ने उनको वहां पर जबरदस्ती नहीं धकेला, वो बोर्ड ने उनको इजाजत नहीं दी। आप भी बोल देते कि भैया हमारा बोर्ड जो है हमको इजाजत नहीं दे रहा, आपको भी दुबई मिल जाता, आपको श्रीलंका मिल जाता, जो मर्जी मिल जाता। तो ये आरोप गलत है। अगर उसको एडवांटेज में तब्दील किया इंडियन टीम ने, तो वो उनकी काबिलियत है, उनकी स्किल है, उनका माइंडसेट है कि वो उन्होंने उस सिचुएशन को अपने एडवांटेज में टर्न कर लिया। जैसे बोला जाता है ना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं कि हर आपदा को अवसर में कन्वर्ट कर लेना,
ठीक है, तो ये आपदा तो नहीं थी, मगर इसको अवसर में टीम इंडिया ने जरूर कन्वर्ट किया। अब उसका फल भी भोगेंगे कि भाई अब जब यहां पर उसी तरीके से खेलते आए हैं, बल्ला उसी तरीके से चलाते आए हैं, तो फाइनल में भी उसी तरीके से चलाएंगे, हो सकता है उसका फल भी मिल जाए। तो अगर ना जीते ये इंडियन टीम तो फिर क्या, फिर आप ये बोलोगे कि भैया न्यूजीलैंड तो बड़ी अच्छी टीम थी, इंडिया का एडवांटेज फिर कहां चला गया। तो वो सारी चीजें बेकार की बात है, ऑन दी डे की बात होती है क्रिकेट में। हाँ जरूर है, मेंटली आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, आपका माइंड ट्यून हो जाता है, जो इंडियन टीम का हो गया है, उन्होंने वो अर्न किया है और उसका फल भी उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। और मुझे लगता है शायद एक सबसे बड़ा फायदा जो हम आबो हवा या वहां की कंडीशंस के साथ साथ ट्रैवल करने से बच गई भारतीय टीम। वो भी होता है। वरना आप सोचें कि एक छोटे से टूर्नामेंट में अगर आपको ट्रैवल करना है, अब साउथ अफ्रीका की टीम थी, वो तो आके दुबई बैठी हुई थी कि अगर फाइनल में उसको सेमीफाइनल में खेलना पड़ गया तो फिर वो रहेगी, तो वो ट्रैवल करने से भारतीय टीम बची। ये एक बहुत बेसिक सी बात है। हम ही आप कहीं जाते हैं घूमने और अगर एक ही शहर में जाके रहना है और वहीं पर जाके अटैची खोल के एक बार आपने अपने आप को अनपैक कर दिया, उसके बाद आप घूमिए टहलिए और 15 दिन बाद आए, पैक किया और वापस निकल गए, वनस्पत की आप 2-3 दिन बाद पैक कर रहे हो, तो मुश्किलें आती हैं। लेकिन ये सारे पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम है। जो बात गौतम गंभीर ने अपने स्टेटमेंट के लास्ट में कही ना कि थोड़ा सा संयमित होना चाहिए। आप आज ये फायदा भारतीय टीम को मिल रहा है, हो सकता है कल किसी और टीम को मिल रहा हो, लेकिन भारतीय टीम इसकी शिकायत नहीं करेगी। भारतीय टीम और रोहित शर्मा कह चुके हैं कि हम पिच पर अब बहुत ज्यादा पिच पर नहीं खेलते हैं, अपने दिमाग से तैयारी से उसके हिसाब से खेलते हैं। क्या रहा है भारत और न्यूजीलैंड का जो वनडे का रिकॉर्ड रहा है, मतलब हेड टू हेड क्या रिकॉर्ड रहा है, किसके पक्ष में ज्यादा जीते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। ये ओवरऑल हिस्ट्री है भारत और न्यूजीलैंड की कि कितनी बार कौन सी टीमें वनडे फॉर्मेट में टकराई हैं। 119 मैच हुए हैं कुणाल, भारत के हिस्से में 61 जीते हैं, न्यूजीलैंड 50 जीत पर है, 7 मैचों का नतीजा नहीं निकला है और 1 मैच टाई रहा है। 11 जीत अगर ज्यादा है तो ये तो कहा जा सकता है कि ऐसी कोई, जैसे अगर यहां पर मिचेल सैंटनर की जगह मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान की तस्वीर होती, या एक समय के लिए मान लेते हैं यहां पर पाकिस्तान के कप्तान की तस्वीर होती जी, तो शायद परिस्थितियां अलग होती। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दुनिया की बड़ी जबरदस्त टीम है, ये हम सब जानते हैं। आईसीसी के फाइनल्स में उसकी जो परफॉर्मेंस का लेवल है वो अलग हो जाता है, ये भी हम जानते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान, मैंने इसलिए कहा कि एक हाई प्रोफाइल मैच में वो जो इंडिया पाकिस्तान के हिस्टोरिकल राइवलरी है पिछले 10-15 साल से, तो छोड़ दीजिए, वहां तो आप टिकते ही नहीं, पाकिस्तान कहीं टिकता ही नहीं भारत के सामने। लेकिन वो जो दबाव रहता है पाकिस्तान का, वो होता तो भी समझ में आता है। लेकिन न्यूजीलैंड से जो हिस्ट्री है वो ये कहती है कि भारत का पल्ला ठीक ठाक भारी है। बिल्कुल जी, भारत का पलड़ा भारी है। अब ये दो चीज़ें हैं। अब जैसे हम भी आपस में बात कर रहे थे, लोग चाहते थे कि भाई साउथ अफ्रीका जो है वो फाइनल में पहुंचे, क्योंकि उनके ऊपर एक टैग है कि भाई वो चोक कर जाते हैं, मगर वो सेमीफाइनल में ही कर गए। मतलब सेमीफाइनल में उनका रिकॉर्ड ही कुछ इस तरीके, 11 खेले हैं, 9 हारे उन्होंने, ठीक है। एक जो जीता भी था वो 1998 में जीता था, तो वो उन्होंने चोकर्स के टैग पे जो है ना, वो कहीं ना कहीं वो जो है वो सेमीफाइनल में ही जो है वो खरे उतर गए। अब आ जाते हैं न्यूजीलैंड पे। अगर आप ये देखो कि भाई पिछले 5-6 मैं समझ गया आप कहां जा रहे हैं, मतलब पिछले 5-6 अगर ओडीआई मैचेस अगर आप देखो तो फिर भी इंडिया का पलड़ा भारी नजर आता है। मगर आप ये देखते हो कि भाई जब आईसीसी के नॉकआउट टूर्नामेंट्स आते हैं तो न्यूजीलैंड क्या करती है, तो उनका खेल अलग लेवल पे जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये बातें नहीं करना चाहता, मगर कुछ लोग बोल रहे थे, तो भाई सोशल मीडिया तो खुला है, कुछ भी आप बोल सकते हो। वहाँ पर कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई न्यूजीलैंड ने जब इंडिया के खिलाफ मैच खेला तो वो ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना नहीं चाह रहे थे, ऐसा लग रहा था, ठीक है, कि वो अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि हर कोई टीम उस टीम को अवॉइड करना चाहती है जिससे वो लगातार हारती है, जिससे हारने का उसका इतिहास रहा है, जिसके आगे वो नहीं एक्सेल कर पाती है, वो उससे इंपॉर्टेंट मैचेस में नहीं भिड़ना चाहती है। शायद उतना जोर नहीं लगाया, बेतुकी बात हो सकती है और होगी भी, मगर ये है कि तो एक तुकबंदी है जो लोग भिड़ा लेते। तो अब मगर न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो परेशान कर देती है और उसने कई मौकों पे किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। तो उसके पास वो सारे मसाले भी हैं कि अगर उनका डे हो गया, अगर उनका दिन हो गया, तो फिर वो परेशान आपको कर देंगे, गेंदबाजी से भी, बल्लेबाजी से भी, फील्डिंग से भी। पिछली बार फील्डिंग से विराट कोहली का इतना बढ़िया कैच पकड़ लिया था, ठीक है। ऊपर से 3 विकेट जो है 30 पे 3 हो गए थे, और ये 30 पे 3 होने के बाद इंडियन टीम क्या कर सकती है हर कोई जानता है कि वो बहुत जल्दी भी सिमट सकते हैं। तो ये एक बड़ा नेल बाइटिंग मैच रहेगा। ये बात जरूर है कि एडवांटेज ऑन पेपर इंडिया को नजर आता है। लीग स्टेज में इंडिया ने मैच नहीं हारा है, न्यूजीलैंड को भी हराया है, सब चीजें आपके पक्ष में नजर
नजर आती हैं, मगर वो बिगड़ने में 10 ओवर लगते हैं, उससे ज़्यादा लगता नहीं है। और 10 ओवर भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 5 ही ओवर लगते हैं। जब आपके गुच्छों में 2-3 विकेट गिरते हैं तो काम खराब हो जाता है। अब जो आप बात कर रहे हैं कि भाई लॉ ऑफ एवरेजेस की वो भी बात कर सकते हैं कि भाई पिछली बार तो श्रेयस अय्यर ने बचा लिया था, लगातार रन बना रहे हैं वो 40-50, कभी तो उनका भी ऑफ डे आएगा, उस दिन उनकी थोड़ी गर्दन पकड़ लोगे कि भाई 3 अब तुमने नहीं बचाया, जब ऊपर से 3 विकेट गिर गए। तो इट्स मुश्किल मुकाबला होगा, जैसा फाइनल होना चाहिए, एक पहले से ही एक तरफा ना दिखे, पता ना लगे कि कौन जीत सकता है। इसके अंदर दोनों टीमों में कुछ ताकत नजर आए, वो नजर आ रही है। हाँ, ताकत इंडिया में थोड़ी ज्यादा नजर आती है। बिल्कुल। और अगर लॉ ऑफ एवरेज की बात करेंगे तो रोहित शर्मा भी ड्यू हैं एक बड़ी पारी के लिए। तो अगर श्रेयस अय्यर तक हो सकता है जाने की नौबत ही ना आए। कप्तान साहब ने भी शुरुआत दिलाई है, 25, 30, 28 इस तरह के स्कोर्स किए हैं, लेकिन एक बड़ी पारी उनकी भी ड्यू है क्योंकि विराट कोहली रन्स कर ही चुके हैं, शुभमन गिल रन्स कर ही चुके हैं। तो टॉप ऑर्डर में अगर आप टॉप के 4 बल्लेबाज लेंगे तो वहां रोहित शर्मा ही अभी एक बड़ी पारी के लिए ड्यू है। और अगर वो बड़ी पारी फाइनल में आ गई तो फिर उसके बाद न्यूजीलैंड का जो हाल होगा, जो हश्र होगा, वो मैं प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता हूं, कोई नहीं कर सकता है कि वो जिस तरह की बल्लेबाजी रोहित शर्मा इन दिनों कर रहे हैं, अगर 10-15 ओवर वो क्रीज पर रह गए तो फिर कहानी ही अलग होगी। चलिए खैर, अभी तो मेरे ख्याल से दोनों ही टीमें थोड़ा आराम फरमाएंगी क्योंकि फाइनल्स में अभी कुछ समय है, थोड़ा सा वक्त है। लेकिन क्या तैयारियां हैं, किस तरह की बैकडोर पे क्या कुछ चल रहा है, किस तरह के प्लेइंग 11 के साथ जाने की बातचीत चल रही है, क्या कोई बदलाव की बात हो रही है, ये सब कुछ हम निकालेंगे टीम के अपने सोर्सेज से और आपसे शेयर जरूर करेंगे। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है। फिलहाल आप हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, कुणाल की तरफ से और हमारी स्पोर्ट्स टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। कैंसर हीलर सेंटर, ए न्यू बिगनिंग।